अच्छा जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इलियास सैयद हूँ, बाय प्रोफ़ेशन फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक्स का चेयरमैन हूँ और पैराप्लेजिक सेंटर हयाताबाद का मैं चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हूँ। पिछले तकरीबन 20 साल से हम मुसलसल काम कर रहे हैं अ, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ या अफ़राद बाहम माज़ूरी के साथ। इस दौरान में हम मुख्तलिफ मरहलों से और मुख्तलिफ मुश्किलात और मुख्तलिफ तजुर्बात से गुज़रे हैं। अ, तकरीबन वैसे तो जब से मैं फ़ारिग हुआ हुआ हूँ 1989 में, उसके बाद से मैं मुसलसल अफ़राद बाहम माज़ूरी के साथ किसी न किसी सूरत में मुतल्लिक़ रहा हूँ और ज़िंदगी भर यही ख़्वाहिश रही है कि अफ़राद बाहम माज़ूरी जहाँ भी हों, मर्द हो या ख़वातीन हो, छोटे हो या बड़े हो, और किसी भी मुल्क के रहने वाले हो, कोई भी ज़बान बोलने वाले हो, किसी भी मज़हब को मानने वाले हो, लेकिन जो अफ़राद बाहम माज़ूरी है, उनके जो मसाइल हैं ख़ुसूसन हमारे जैसे गरीब मुल्कों में और पाकिस्तान में स्पेशली और उससे भी ज़्यादा बढ़कर फिर पख्तूनख्वा में, तो उनको किस तरह टैकल किया जाए, उन मुश्किलात को कैसे कम किया जाए और किस तरह उनको वो तमाम तर सहूलतें दी जाएँ, जो कि दुनिया भर में अफ़राद बाहम माज़ूरी को जो जदीद और तरक्की याफ़्ता दुनिया में अफ़राद बाहम माज़ूरी को मुयस्सर होती है। इस सिलसिले में हमने एक साथ एक बात ये बहरहाल मैं वाज़ेह करता जाऊँ कि दुनिया भर में जो काम हो रहा है अफ़राद बाहम माज़ूरी की रिहैबिलिटेशन, उनकी बहाली और उनके हुकूक और उनके इश्यूज़ पर, वो उसमें ज़्यादातर मग़रिब की लाइन को या मग़रिबी मुल्कों के अंदर जो कुछ हो रहा है और मग़रिबी मुल्कों के ही इदारे इस पे ख़र्च कर रहे होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। तो वो अपने माहौल और अपने उनका जो कल्चर है, उनके जो मसाइल है, उनके ख़ुसूसी जो मख़सूस हालात है, उसके मुताबिक उनका तजुर्बा है और वही तजुर्बा वो बाकी सारी दुनिया में भी करना चाहते हैं। हमारा सिलसिला थोड़ा-सा मुख़्तलिफ़ है, चूँकि मैं मग़रिबी दुनिया में भी रहा हूँ और पाकिस्तान में भी इसी सिलसिले में काम करता रहा हूँ, तो मेरा ख़्याल ये है कि हम अपने मसाइल को मग़रिब के मसाइल ना समझें और या मग़रिब के जो नज़रियात है या मग़रिब जिस तरह के अपने लोगों को तमाम तर सहूलतें पहुँचा रहा है और बड़ी इफ़ेक्टिव तरीके से पहुँचा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके से हम भी कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ एक बिल्कुल मुख़्तलिफ़ सूरत-ए-हाल है। वो अगर किसी चीज़ के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, तो वही चीज़ हमें हज़ारों रुपीज़ में करना पड़ता है या वही काम हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 1-2 लाख रुपए में करना पड़ता है। जो कि बिल्कुल नामुमकिन है उसी अंदाज़ से करना जिस अंदाज़ से मग़रिब में हो रहा होता है। तो हमने ये अपने तजुर्बात की रोशनी में कुछ 7 हमने पॉइंट्स वज़ा की हैं और अगर इन 7 पॉइंट्स के ऊपर दर्जा बदर्जा अमल किया जाए, तो मुझे यकीन है कि अफ़राद बाहम माज़ूरी के जो मसाइल हैं, उनको हम आसानी से एड्रेस कर सकते हैं और हम पाकिस्तान में अफ़राद बाहम माज़ूरी के मुश्किलात में कमी ला सकते हैं, अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो वो शायद अलग बात है। नंबर 1 है आसान रसाई। जब तक आप एक्सेसिबिलिटी नहीं देंगे, जब तक आप अफ़राद बाहम माज़ूरी को इस काबिल नहीं बनाएँगे कि वो अपने घरों से निकल सके, वो मस्जिदों में जा सके, वो मदरसों और स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में जा सके, अगर उनको हम मार्केट्स और दुकानों और पार्कों और सड़कों के ऊपर एक्सेसिबिलिटी नहीं देंगे, उनको रसाई नहीं देंगे, आसान रसाई नहीं होगी, तो इंक्लूज़न नहीं होगी। इसलिए इंक्लूज़न को हमने अपने 7 पॉइंट से ऑलमोस्ट निकाल दिया। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंक्लूज़न नहीं चाहते, लेकिन अगर एक्सेसिबिलिटी होगी तो इंक्लूज़न होगी। मेरा दफ़्तर चूँकि एक्सेसिबल है, व्हीलचेयर एक्सेसिबल है, मेरा इदारा व्हीलचेयर एक्सेसिबल है, इसलिए दिन भर सारा दिन सारा मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ सूबों से और मुख्तलिफ़ उम्र के और मुख्तलिफ़ डिसेबिलिटीज़ के लोग यहाँ आते हैं, हमसे मिलते हैं, आज़ादी के साथ कोई मुश्किल नहीं होता है। मेरे दफ़्तर सीधा एंटर हो जाते हैं, अभी एक हमारे दोस्त एंटर हो रहे हैं, इनके लिए यहाँ पे एंटर होने में कोई मुश्किल नहीं है और इसीलिए हमारी इंक्लूज़न है, कोई फ़र्क नहीं है, मैं और ये मेरे जो अफ़राद बाहम माज़ूरी दोस्त हैं, हम सब बराबर हैं और
انکلوژن آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے. ہمارا مسجد ویل چیئر ایکسیسیبل ہے تو وہاں پر بھی ہمارے کلائنٹس یا ہمارے گریجویٹس یا ہمارے جو افراد باہم معذوری دوست ہیں وہ آسانی سے مسجد آ جاتے ہیں اور مسجد میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. کینٹین ہمارا ویل چیئر ایکسیسیبل ہے تو وہاں پہ آ جاتے ہیں, وہاں پہ آسانی سے ہماری انٹریکشن ہو جاتی ہے. تو یہ ہے نمبر 1 میرے خیال میں آسان رسائی ہے. نمبر 2 ہے علاج, معالجے اور جسمانی بحالی کے لیے جامع جسمانی بحالی کے مراکز کا قیام. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھر میں خصوصاً پختونخوا کی بات ہم کریں گے تو ہم چاہیں گے کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں کم سے کم ایک بہت بڑا ایسا ادارہ ہونا چاہیے, بہت بڑے اسپتال جتنا بڑا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہر قسم کی پروگریسو اور نان پروگریسو اور کنجینیٹل اور یعنی پیدائشی اور ایکوائرڈ کے یعنی ایکسیڈنٹس وغیرہ کے نتیجے میں جو لوگ معذور ہو جاتے ہیں تو ہر قسم کے معذوری کے لوگوں کو جہاں پر ان کو ڈائگنوز کیا جا سکے, جہاں پر ان کو تمام تر علاج معالجے کی سہولتیں پرووائڈ کی جا سکے اور جہاں پر ان کو ان کی بحالی کا کام, جسمانی بحالی یا کمپریہنسو فزیکل ریہیبلیٹیشن کا کام ہو سکے. اور اس کے بعد حکومت کو چاہیے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے بعد وہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایک کم سے کم 20 to 50 بیڈ کا ایک ادارہ بنائے جو صرف اور صرف جسمانی معذوروں کے اور جتنی بھی مختلف قسم کی معذوریاں ہیں ان لوگوں کی جامع جسمانی بحالی کا نظام پورا اس کے اندر موجود ہو. اور آخر میں 3rd سٹیج میں جو کہ اگلے 10 سال میں ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ہر رورل ہیلتھ سینٹر اور ہر BHU میں کم سے کم ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ ریہیب سینٹر ہو جہاں پہ کم سے کم ایک فزیو تھراپسٹ اور اگر ہو سکے تو ایک آکیوپیشنل تھراپسٹ اور اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ موجود ہو جو کہ وہاں پر لوگوں کو مقامی طور پر کمپریہنسو فزیکل ریہیبلیٹیشن کی سروسز مہیا کر سکے. تو یہ ادارے جب تک قائم نہیں ہوں گے, جب تک سب سے پہلے ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی, ایکسیسیبلٹی کے بعد ریہیبلیٹیشن نہیں ہوگی, تو آپ کا اور ہم سب کا کے لیے یہ توقع رکھنا کہ ہمارے جو ہے نا افراد باہم معذوری کے جو دوست ہیں ان کو اپنے سارے حقوق مل جائیں گے اور وہ اسمبلی میں پہنچ جائیں گے اور وہ بڑے بڑے کام کر لیں گے, تو یہ میرے خیال میں ایک خواب ہی رہے گا. کیونکہ فرسٹ تھنگ فرسٹ, پہلی ایکسیسیبلٹی, دوسرے نمبر پہ علاج معالجے اور جسمانی بحالی کے لیے کمپریہنسو فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا قیام ڈویژنل بیس بنیاد پر, پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی بنیاد پر, اور اس کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اور BHUs تک اس کا دائرہ وسیع کرنا پڑے گا. اور یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو اس طرح کا کوئی ابھی تک کوئی یہ خیال اور خواب بھی کبھی کسی نے پیش نہیں کیا. الحمدللہ ہم یہ اس کو صرف خواب اور خیال کے طور پہ نہیں بلکہ عملاً ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں بڑی کامیابی بھی ملی ہے الحمدللہ. گورنمنٹ تقریباً تمام سکسیسو گورنمنٹس ہمارے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ ساری سہولتیں موجود ہوں. تیسرا جو سٹیپ ہے ہمارا جو چارٹر ہے اس میں ہم تیسری بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے مناسب مواقع تمام تر مختلف معذوریوں کے شکار اپنے دوستوں کے لیے ہر قسم کے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹی لیول پہ ان کے پروگرام ہونے چاہیے. اور کوئی اسکول اور کوئی کالج اور کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ایکسیسیبل نہ ہو. اسی طرح کوئی اسکول اور کالج ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ افراد باہم معذوری کو آسانی سے داخلہ نہ ملے, ان کو تمام تر سہولتیں مہیا نہ ہوں. اور اس طرح جو ہمارے ایسے افراد باہم معذوری کے دوست ہیں جو کہ عام اسکولوں میں انکلوسیولی نہیں پڑھ سکتے ہیں, جن کے لیے اسپیشلی کچھ مختلف انتظامات کرنے پڑتے ہیں, تو ان کو باقاعدہ اسپیشل ایجوکیشن کے تمام تر انتظامات اس میں کیے جانے چاہیے. یہ چوتھا سٹیپ جو ہم چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سرکاری, نیم سرکاری اور غیر سرکاری تمام تر جتنے ادارے ہیں, کارخانے ہیں, بلڈنگز ہیں اور امین کے مختلف آرگنائزیشنز ہیں, NGOs ہے, ہاسپٹلز ہے, اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں, نادرا ہے, اور ہمارے جتنی بھی آرگنائزیشن ہے پاکستان بھر میں, جتنی بھی کارخانے اور بزنسز ہیں, وہ سب 2% کا جو کوٹا ہے, کبھی تو ہم 4% کا بھی سنتے ہیں لیکن آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ کبھی 2% کا کسی نے ہمارے ادارے پیراپلیجک سینٹر کے علاوہ اگر کسی نے یہ وعدہ پورا کیا ہوا اس قوم کے ساتھ. تو ہماری یہ درخواست ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ تمام تر ادارے اس 2% کے کوٹے کے اوپر مکمل عمل درآمد کرے, اور جو لوگ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں ان کو جو فائن اس کے لیے مقرر کیا گیا وہ باقاعدہ ان کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے اور ان کو
वो जुर्माना जो उनके नतीजे में जो पैसे जमा हो जाते हैं, उनको अफ़राद बाहम माज़ूरी के ऊपर खर्च किया जाए। जैसे भी खर्च किया जाए, किस तरह भी खर्च किया जाए, उसके लिए ज़ाहिर है कमिटीज़ बनाई जाएँ और वो ज़रूरत के मुताबिक उनको खर्च किया जाए। चौथा पॉइंट जो पाँचवाँ पॉइंट जो हमारा है, वो ये कि मुकामी, सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों में मुनासिब नुमाइंदगी कीजिए। अफ़राद बाहम माज़ूरी के मसाइल को अफ़राद बाहम माज़ूरी ही बेहतर समझते हैं, वही बेहतर हल इनके से तजवीज़ कर सकते हैं, वही सही अंदाज़ में इनकी रिप्रेज़ेंटेशन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि मुकामी हुकूमतों में, सूबाई हुकूमतों में और कौमी हुकूमत में भी उनको नुमाइंदगी दी जाए। इसके ऊपर बात हो सकती है कि किस तरह नुमाइंदगी दी जाए, क्या परसेंटेज हो, ये बहरहाल डिटेल्स की बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरफ तवज्जो दें लोग और इसके ऊपर काम शुरू हो जाए। चौथा चौथा जो छठा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि मुआशरती और माशी बहाली के अफ़राद बाहम माज़ूरी के मुआशरती और मुआशी यानी सोशियो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन के लिए इक़दामात किए जाएँ और तमाम तर जो बैंक कर्ज़े जारी करते हैं या जो मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे जो तरक्याती फंड्स जो आते हैं, उन सब सारे जो जितने भी मतलब फाइनेंशियल इदारे हैं, वो ये मेक श्योर करें कि वो इनकी परसेंटेज, इनकी आबादी के मुताबिक जितनी आबादी है, इसमें एक पॉइंट थोड़ा-सा रह गया है और वो ये है कि पहले तो डेटा जमा किया जाए कि आखिर अफ़राद ब-मौजूदी है कितने, लेकिन इस पॉइंट को हम वैसे ज़्यादा ज़ोर इसलिए नहीं देते हैं कि मैं समझता हूँ कि अफ़राद बा-मौजूरी अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में नॉर्वे और यूएस और ऑस्ट्रेलिया में अगर वो 15 टू 18% है किसी न किसी शक्ल में, तो हमारे यहाँ फिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ ये 2% या 3% हो। तो जो यहाँ पे अनफॉर्च्यूनेटली डेटा रखने का जो निज़ाम है वो बहुत फ़रसुदा है और हमारे यहाँ कोई रिवाज ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं होती है सही मानों में। तो उसका नतीजा ये है कि यहाँ पर लोग समझते हैं कि शायद अफ़राद ब जो बाहम माज़ूरी है, वो 2 या 3% है, हालाँकि ये सब बिल्कुल नहीं है। मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ कि अफ़राद बाहम-मज़दूरी की तादाद किसी भी मुल्क में 10% से कम नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि अफ़राद बाहम-मज़दूरी की तारीफ़ क्या है और कौन से लोग किस किस्म की डिसेबिलिटी और माज़ूरी का शिकार होते हैं। तो ये एक अलग बात है, इसके ऊपर फिर तफ़सीली बात की जा सकती है। तो डेटा का होना ज़रूरी है, लेकिन डेटा के ना होने को कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। डेटा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है अगर अगर कहीं पर किसी शहर में कपड़े की दुकान खुलती है, तो उनके लिए ये तहकीक करना कि लोग कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते, ये कोई नहीं करता, बल्कि वो ये देखते हैं कि दुकान यहाँ पे कपड़े की है कि नहीं है। अगर कपड़े की दुकान नहीं है किसी सिटी में, किसी शहर में, तो जाके कपड़े की दुकान खोल लें और बस कारोबार शुरू करें, क्योंकि वहाँ दुकान है नहीं, लोग कपड़े तो बहरहाल पहनते हैं। इसी तरह अगर अफ़राद माज़ूरी की बात की जाए, तो 10% तो लोग है ही माज़ूर और इदारा कोई भी नहीं है। जब मुल्की सतह पर, जब सूबाई सतह पर, जब ज़िली सतह पर, डिविज़नल लेवल पे कोई इदारा है ही नहीं, तो फिर ये कहाँ की का इंसाफ़ है कि हमें ये कहा जाए कि हम इदारा इसलिए नहीं बनाने दे रहे, यानी इसलिए नहीं बन रहा है कि यहाँ पर हमारे पास डेटा नहीं है। तो मैं इस बात को बिल्कुल गलत समझता हूँ और हमें डेटा हो या ना हो, हमें पूरे मुल्क में इस तरह के इदारों को कायम करना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा जो 7वाँ और आखिरी जो पॉइंट है, वो ये है कि जो अफ़राद बाहम माज़ूरी किसी ऐसे माज़ूरी का शिकार हैं कि वो बेड बाउंड है और वो अपने काम खुद नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम जितना भी इलाज करें किसी फ़र्द बाहम माज़ूरी का और जितने भी हम बहाली का काम करें और जितनी भी हम सहूलतें दें और एक्सेसिबिलिटी दें और एजुकेशन दें और सब कुछ करें, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे अफ़राद बाहम माज़ूरी बहरहाल होंगे, जो किसी सूरत में भी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकेंगे। अब वो लोग जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं और उनके माँ-बाप भी बेचारे बूढ़े हो जाते हैं या वफ़ात हो जाते हैं, उस सूरत में आप अंदाज़ा करें कि ऐसे लोग हमारी नॉलेज में हैं, ऐसे लोगों से हम मिले हैं और ये हज़ारों की तादाद में ऐसी फैमिलीज़ मौजूद हैं, जहाँ पे माज़ूर बच्चे 40, 50 और 60 साल तक के हो चुके हैं और वो बेड बाउंड हैं और उनके माँ-बाप वफ़ात हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ ये इन लोगों का टेक केयर कौन करेगा? ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत माँ की तरह की होती है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और मुख़य्यर हज़रात और ऐसे इदारे जो कि इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे इदारे भी कायम करें, जहाँ पे लॉन्ग टर्म केयर हो, जहाँ पे लोगों को मुस्तकिल तौर पर इनकी रिहाइश हो और मुस्तकिल तौर पर उनके लिए वो तमाम तर सहूलतें मौजूद हों, जो किसी एक आम आदमी के लिए ज़रूरी होती है।
تو یہ ہمارے 7 جو ہے نا پوائنٹس ہیں. آپ 8 بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اگر آپ اس میں ڈیٹا کلیکشن کو شامل کر لیں. اب اگر آپ انکلوژن کو شامل کریں تو آپ 9 بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ملک کی مخصوص صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمیں جو تجربہ ہوا ہے اس کی روشنی میں اگر ہم ان 7 پوائنٹس کے اوپر عمل کریں تو مجھے یقین ہے کہ آج نہیں تو آج سے 5 یا 10 سال بعد انشاءاللہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں گے کہ ہم بھی ایک مہذب ملک ہے اور ہمارے لوگ بھی درد رکھتے ہیں افراد باہم معذوری کا اور ان کی ریبلیٹیشن کا بندوبست کرتے ہیں. تو میری طرف سے یہ کچھ پوائنٹس ہیں. اگر کسی کی طرف سے کوئی سوال ہے، کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو جی 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 لکھا ہوا. اچھا. What PCP is doing for PWDs. بہرحال آج تو ہم نے یہ پروگرام فرینڈز آف پیراپلیجکس کی طرف سے ارینج کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال پی سی پی کا مطلب ہے پیراپلیجک سینٹر پشاور. اور پیراپلیجک سینٹر پشاور کا جو بنیادی کام تھا انیشیلی جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ تو اسپائنل کارڈ انجری کے مریضوں کو ملک بھر سے آئے ہوئے پاکستان بھر سے اور ایون کچھ افغانستان سے بھی لوگ اب بھی ہمارے پاس ایک آدھ مریض آتے ہیں، تو ان سب لوگوں کو فری آف کاسٹ ہم کمپریہنسولی ریبلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو کوئی اس کے نتیجے میں ان کو کوئی خرچہ نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ بالکل فری ہم ان کو ریبلیٹیٹ کرتے رہے ہیں پچھلے 3-3.5 دہائیوں سے. لیکن اب ہم نے آہستہ آہستہ پوسٹ ٹرامیٹک اسپائنل کارڈ انجری کے علاوہ جو اے ٹرامیٹک یا نان ٹرامیٹک اسپائنل کارڈ کی کنڈیشنز ہیں، فار ایگزامپل ٹرانسورس ملائٹس ہے یا کیری اسپائن ہے یا کمر کی ٹی بی ہے یا کمر کا کینسر ہے، اس کے نتیجے میں جو لوگ معذور ہو جاتے ہیں، یا اسپائنا بیفیڈا ہے جو پیدائشی طور پر جو لوگ جن کی کمر کی ہڈی پوری طرح جڑی نہیں ہوتی ہے اور ان کا اسپائنل کارڈ اور میننجیز اس کے اندر نکل آتی ہیں، تو وہ لوگ بھی معذور ہو جاتے ہیں، وہ بھی بالکل ٹرامیٹک اسپائنل کارڈ انجری کی طرح ہوتے ہیں. تو ان سب کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہے اور ان کو بھی ہم یہاں پہ ریبلیٹیٹ کر رہے ہیں. بلکہ اب ہم پولیو بھی ایک اسپائنل کنڈیشن ہے، تو اس لیے اب ہم پولیو کے جو نتیجے میں پوسٹ پولیو پیرالسس کے جو مریض ہوتے ہیں یا کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم یہاں پہ کمپریہنسولی ریبلیٹیٹ کر رہے ہیں اور بالکل 100% فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسرا کام جو ہم نے پیراپلیجک سینٹر میں شروع کیا ہوا ہے وہ کلف فٹ کے جو بچے جو معذور وہ بچے جو کہ ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یہ دنیا بھر میں 1000 میں ایک بچہ ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے یہ 6 سے 7 تک بچے 1000 میں جو لائیو برتھس ہوتی ہیں، جو نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں ان کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، ایک یا دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں. ان بچوں کو ہم یہاں پہ ان کے جو پاؤں کے باقاعدہ علاج کرتے ہیں. یہ ریبلیٹیشن نہیں ہے بلکہ علاج ہے. اس کے لیے ہمارے پاس تمام تر سہولتیں موجود ہیں. انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس یا ICRC ہمیں اس میں سپورٹ کر رہی ہے اور ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر ان بچوں کے پاؤں کو سیدھا کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ کام کامیابی سے جاری. اور کوئی سوال؟ جی اچھا، ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے یہ بات سوال ہے کہ FOP نے ایکسیسیبلٹی کے اوپر کیا کام کیا ہوا ہے. الحمدللہ اس سلسلے الحمدللہ میں سائٹ پہ اچھا اس سلسلے میں فرینڈز آف پیراپلیجکس ایک پائنیئر تنظیم ہے جس نے ایکسیسیبلٹی کے اوپر یا آسان رسائی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. اور پچھلے چند سالوں سے الحمدللہ ایسی مساجد اب سامنے آ رہی ہیں جہاں پہ افراد باہم معذوری آسانی کے ساتھ انٹر ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں وہاں پہ اندر جا کے. ایسے بینک یہاں پہ اپنے ATM مشینوں کو ایکسیسیبل بنا رہے ہیں اور اسکولز اینڈ کالجز اور یہاں تک کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے تمام تر اسکول اور کالجز اور جو کمرشل بلڈنگز جو بھی ادارے انشاءاللہ فیوچر میں بنیں گے تو وہ ویل چیئر ایکسیسیبل ہوں گی. اور آپ لوگوں کو یہ میں خوشخبری سناتا جاؤں کہ اس وقت پختونخوا شاید واحد صوبہ ہے جس کے چیف سیکرٹری کا بھی دفتر کمپلیٹلی ویل چیئر ایکسیسیبل ہے. اور یہ نتیجہ ہے FOP یا فرینڈز آف پیراپلیجکس کی کوششوں کا کہ جو افراد باہم معذوری نے خود دوڑ دھوپ کر کے ہمارے شہاب اور ثناء اللہ اور ہمارے انجینئر عرفان اور ہمارے جتنے سارے افراد باہم معذوری کے دوست ہیں جو اس کام میں پیش ہیں، انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اس کے نتیجے میں الحمدللہ
अब सूबे में एक इनकलाब बर्पा हो रहा है और दीर और चतराल और दूर-दूर के मुख्तलिफ इलाकों में अब हमें खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर लोग अपनी तरफ तौर भी लोगों ने कोशिश शुरू की है और बहुत सारी मसाजिद और बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस और ऑफिसेस को व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। और एक बात जो कि मैं भूल गया था और वो ये है कि बीआरटी जो ये बस सर्विस जो हमारी शुरू हो रही है पेशावर में, बहुत एक जदीद और बहुत एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। तो ये इनिशियली व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं था। ये फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक्स और इंजीनियर इरफान और हमारे सनाउल्लाह जैसे दोस्तों की कमालात है और उनकी मेहनत है कि उन्होंने इसके लिए दौड़-धूप की और गवर्नमेंट कोशिश की कि गवर्नमेंट ये बात मान ले कि इतने बड़े एक्सपेंसिव और मॉडर्न प्रोजेक्ट को क्यों ना व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाया जाए। अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने बात नहीं मानी तो इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात पे राज़ी हो गए कि वो इसको व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाएँगे। और ये खुशखबरी है इंशाल्लाह कि जब बस सर्विस शुरू होगी तो हमें यकीन है कि परफेक्ट तो शायद नहीं होगी और पाकिस्तान में ऐसे सही मायनों में परफेक्ट काम करना तो ये बदकिस्मती से बहुत सारी जगहों पे कमियाँ रह जाती हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो बस सर्विस होगी, ये अफ़राद बाहम-माज़ूरी के लिए जिस्मानी और विज़ुअली इम्पेयर्ड या वो लोग जिनकी बिनाई से महरूम होते हैं, इवन उनके लिए यहाँ पे तमाम तर सहूलतें मौजूद होंगी। वो खुद बस स्टेशन के अंदर आ सकेंगे, खुद बस तक जा सकेंगे, बस में बैठ सकेंगे, बस से खुद उतर सकेंगे, उनको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। ये फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक्स के नौजवानों और अफ़राद बाहम-माज़ूरी की अपनी मेहनत का नतीजा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें, हमारा जिहाद इस सिलसिले में जारी है और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी ऐसा इदारा ना रहे, जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल ना हो। मज़ीद सवालात की तरफ जाते हैं। ये सखावत साहब मुझे तो खुद ये इस तरह ऑपरेट करना ज़्यादा आता नहीं है। मेरे सामने अगर है भी तो मैं कस्दन भी नहीं पढ़ूँगा कि मैं अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सखावत साहब का सवाल है कि व्हीलचेयर के हवाले से कोई प्रोग्राम है। अ, डोनेशन? अच्छा, तो ये इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि पैराप्लेजिक सेंटर के अंदर जो हमारे मरीज़ आते हैं, उनके लिए तो हम कस्टम मेड व्हीलचेयर यहीं पे उनके साइज़ और उनकी ज़रूरत के मुताबिक बना के देते हैं। कस्टम मेड व्हीलचेयर बनाना अगर आप मगरिबी किसी मुल्क में बात करें तो ये 20-25 हज़ार डॉलर की बात होती है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम पैसों में ये हमें बनाते हैं। हमारा 15-16 हज़ार रुपए का खर्चा इसके ऊपर आता है। लेकिन हम वो व्हीलचेयर हम अपने क्लाइंट्स को बना के जो भी हमारे पास यहाँ पे लोग एडमिट होते हैं, ख़्वाह वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से मुतासिर हो या वो पोलियो से मुतासिर हो। हर सूरत में हम उनको जो लोग हमारे पास यहाँ दाखिल होते हैं, उनको जो भी असिस्टिव डिवाइसेज़ होती है, सिर्फ़ व्हीलचेयर नहीं, जो भी असिस्टिव डिवाइस उनको चाहिए, वो हम यहाँ पे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है व्हीलचेयर्स को प्रोवाइड करना या डोनेट करना और लोगों को बाकी दीगर मुख्तलिफ माज़ूरों को, तो हमारे इस वक़्त हमारे बस की बात नहीं है। हम पिछले 30 साल से यहाँ पे 50 तक व्हीलचेयर्स बनाते थे पर मंथ। अब हम 100 व्हीलचेयर्स बना रहे हैं पर मंथ, लेकिन हम पूरे नहीं कर पा रहे और हमें अपने खुद मुश्किलात होती हैं, खुद मरीज़ों को हमारे इंतज़ार करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हम 500 से लेकर 1000 तक व्हीलचेयर पर मंथ बनाएँ और उसके वो जब स्टेज आएगा इंशाअल्लाह, तो हम इस काबिल होंगे कि हम बाकी मानदा जो व्हीलचेयर है, वो किसी तंज़ीम को जो मुख़य्यर हज़रात को या ऐसी तंज़ीमों को जो कि मुफ़्त लोगों को देना चाहते हैं, उनको भी बेचेंगे। खुद भी हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज़ होंगे तो इंशाअल्लाह हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहरहाल मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की एक ऑर्गनाइज़ेशन है तंज़ीम लिस्साइल वल महरूम के नाम से यहाँ यूनिवर्सिटी टाउन में एक बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा उनको फंड्स देते हैं और वो माज़ूर और गरीब लोगों को व्हीलचेयर और अदर बाकी असिस्टिव डिवाइसेज़ फ्री देते हैं। यहाँ पर ये भी ज़िक्र करना ज़रूरी है कि हम इवन हमारे अपने क्लाइंट्स जो पैराप्लेजिक सेंटर में जिनको फ्री व्हीलचेयर देते हैं, वो भी अनफॉर्च्यूनेटली जब दोबारा व्हीलचेयर लेने के लिए व्हीलचेयर भी एक मशीनरी है, एक गाड़ी है या एक ज़रूरत है या समझिए जूते हैं एक इंसान के या टायर्स हैं, ये घिसते हैं, ये खराब होते हैं। तो हमें पता है कि 2-3 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद लोगों की व्हीलचेयर खराब हो जाते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम बार-बार लोगों को व्हीलचेयर दे सकें।
تو اس لیے ہم ان کو پھر ریفر کرتے ہیں تنظیم للسائل والمحروم, اور وہ گریشیسلی ان کو ان کا پروسیس تھوڑا سا لمبا ہے, لیکن وہ بہرحال وہ ویل چیئر ان کو وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مختلف تنظیمیں ہیں ملک بھر میں جو کہ کسی نہ کسی شکل میں ویل چیئر بناتے ہیں یا کسی نہ کسی شکل میں ان کے پاس ڈونیشنز آ جاتے ہیں ویل چیئر کی اور وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. ان میں ایک الخدمت ہے جو کہ سال بھر میں تقریباً 6,000 ویل چیئر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں پاکستان بھر میں. تو میری جو معلومات تھی ویل چیئر کے بارے میں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی آرگنائزیشنز اور ہمارے ناظمین اور ایم پی ایز اور ایم این ایز اور مخیر حضرات اور چھوٹی موٹی جو این جی اوز ہیں وہ سب کسی نہ کسی شکل میں ویل چیئر لوگوں میں تقسیم کرتی رہتی ہیں. لیکن ایک بات یہاں پہ قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ ویل چیئر صرف ایک دو پہیوں والی کوئی سائیکل نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سائنس ہے اور یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو اگر پراپرلی یوز کیا جائے تو اگر اپروپریٹ ویل چیئر کسی کو دے دی جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. ورنہ یہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. اگر آپ کوئی ایسی بہت بڑی ویل چیئر کسی چھوٹے بچے کو دے دے تو اس کی زندگی پہ کوئی اثر اس کا نہیں پڑے گا, یا پھر اگر آپ ٹرین نہ کریں لوگوں کو ویل چیئر کے استعمال کے لیے تو ویل چیئر آپ بے شک دے دیں گے لیکن وہ اس کو ویل چیئر سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جو اس کا حق ہے یا جو اٹھا سکتے ہیں. جی, اور کوئی سوال؟ اچھا, اس میں ویل چیئر میں ایک اور دو اور باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک سیٹنگ سسٹم ہے ویل چیئر. ویل چیئر انفارچونیٹلی جو مارکیٹ میں ویل چیئر اویلیبل ہے وہ آرتھوپیڈک ویل چیئر ہے, کوئی اس کے اندر کشن نہیں ہوتا ہے, سیٹنگ سسٹم کوئی نہیں ہوتا ہے. تو ہم پیراپلیجک سینٹر میں ایسے کشنز بناتے ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے زخم آسانی سے نہیں بنتا, یعنی کہ جو لوگوں کو جو زخم بنتے ہیں بیڈ سورس تو اس میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے اور پریونشن آسان ہو جاتی ہے بیڈ سورس کی. اور یہ ایک خاص قسم کے مطلب مٹیریل سے, بلکہ دو تین قسم کے مختلف مٹیریل سے ملا کے بنتے ہیں اور اس میں باقاعدہ باڈی کنٹورز کے مطابق اس کے اندر گنجائش رکھی جاتی ہے. تو یہ کام بھی صرف پیراپلیجک سینٹر میں کیا جاتا ہے. دوسرا ایک اور کام ہے کہ کچھ لوگوں کی ڈیفارمیٹیز خصوصاً پولیو کے جو پرانے کیسز ہیں جو پوسٹ پولیو سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں ان لوگوں کو پوسٹل سپورٹیو ڈیوائسز چاہیے ہوتی ہیں کہ ان کو ایسے ڈیوائسز دی جائیں کہ ان کے اسپائن کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے وہ کنٹرول ہو جائے اور وہ مزید ان کا اسپائن ٹیڑھا نہ ہو. اور ان کو جو لوگ پرانے زمانے میں اس کے لیے کورسٹس استعمال کرتے تھے جو کہ بہت زیادہ ریسٹرکٹیو ڈیوائس ہے, بہت زیادہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو, تو ان سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ امپاور ہو جاتے ہیں, ویل چیئر کو چلانے میں ان کو سہولت ہوتی ہے. اور وہ جو ہے نا, اب سب سے جو بڑی بات ہے کہ اسپائنل ڈیفارمیٹی سے وہ بچ جاتے ہیں. اگر نہیں ہے اسپائنل ڈیفارمیٹی تو ہوگی نہیں انشاءاللہ, اور اگر اسپائنل ڈیفارمیٹی ہے تو وہ فردر وہ بڑھے گی نہیں بلکہ وہ یعنی کہ کنٹرول ہو جائے گی. تو یہ پوسٹل سپورٹیو ڈیوائسز بھی ہم یہاں پہ اپنے جو کلائنٹس ہیں ہمارے جن کو ہم کسٹم میڈ ویل چیئر بنا کے دیتے ہیں ان کو ہم پوسٹل سپورٹیو ڈیوائسز کی بھی اگر ضرورت ہے تو بھی فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. جی اچھا پلیز. جی اسامہ, السلام علیکم سر. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. شکر سر, آپ کیسے ہیں سر؟ بتائیے. جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سر. الحمدللہ سر, میں تو آپ کا سیشن سٹارٹ سے دیکھ رہا ہوں سر. الحمدللہ اباؤٹ 29 منٹس ہو گئے, تو تقریباً مطلب آدھا گھنٹہ ہو گیا میں آپ کا سیشن دیکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ میں تو کہتا ہوں جو بھی آن لائن ہے جو دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ وہ اس سے کافی بینیفٹس اٹھائیں گے, کیونکہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کر رہے ہیں. اور ایسا سینئر ڈاکٹر, ایسا مطلب سینئر سوشل ورکر, جو کچھ بھی ہم نے آپ سے سیکھا ہے الحمدللہ, تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب کو ماشاء اللہ ابھی آن لائن سمجھا رہے ہیں سب کو, کیونکہ ابھی ایک جو ابھی حالات ایسے چل رہے ہیں تو اس میں یہ ایک ایف او پی کی ٹیم کا ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کہ وہ مطلب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ایسے آن لائن سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی, کیونکہ ہم ویسے ہمارے سیشنز کافی ہوتے تھے, میں ایسا والنٹیئر ایف او پی کا ہمارے کافی ہوتے تھے ایف او پی میں, پر یہ جو آپ کا سٹیپ ہے ماشاء اللہ ٹیم کا تو میں کافی اپریشیٹ کرتا ہوں. پر سر میری کچھ کوشچنز ہیں سر آپ سے سر. جی جو بہت کامن ہوتے ہیں سر, یہ جو ہمارے جتنے پی ڈبلیوز بھائی ہیں نا,
जी जी एक्चुअली सर मैं सबसे ज़्यादा मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, मैं आपने इसको डिस्कस भी किया, पर आपने आई थिंक सो जो मेरी कन्फ्यूजन के मुताबिक सर आपने थोड़ा बहुत क्लियर नहीं किया, तो मैं शायद जो कॉमन क्वेश्चन है सर, जो मैंने खुद ही फील किया है, मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ, काफ़ी वॉलंटियरिज्म मैंने की हुई है, मतलब मैं मलकंड तक गया हूँ, स्वात तक, मैंने पेशावर के भी देखा है, इस्लामाबाद तक भी मैंने देखा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक्सेसिबिलिटी के बारे में, कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इस पे काम भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी सीरियस हैं, पर सर जी पाकिस्तान जी में इस पे अनफॉर्चुनेटली सर कोई इतना सीरियस इस बात पे नहीं है। तो सर हमारे एज अ सोशल वर्क तो हम सर काफ़ी इस पे सर मेहनत कर रहे हैं, सर इसमें हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए कि सर वो इस पे सीरियस हो जाए और हमको रियलाइज़ करवाएं कि सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ठीक। इसको वो स्टेप ले और इसको सीरियसली समझे सर, उसको फिर अच्छे तरीके से सर निभाए भी, क्योंकि सर जी आपने जैसे कहा कि सर तादाद भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स पड़ती हैं। तो सर इसके बारे में आपने बताया कि ताकि हम हुकूमत को रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि जी सर हम खुद ही भी थक गए हैं सर इसी बारे में। जी जज़ाकल्लाह जी सर। जी, थैंक यू उसामा, बहुत शुक्रिया। एक्सेसिबिलिटी तो हमारा, जैसे मैंने अपने इब्तिदा में ये अर्ज़ किया कि एक्सेसिबिलिटी टू मी इज़ नंबर 1। एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो आप हज़ार तालीमी इदारे बना लें, आप लोगों को जॉब्स भी देने की कोशिश करें, आप उनको तालीम भी दे दें, जब एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो घरों से नहीं निकल सकेंगे, वो अपनी मंज़िल मक़सूद पे पहुँच नहीं सकेंगे। तो जब ये एग्ज़ैक्टली, सब कुछ नहीं होगा, एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, तो बाकी सारे काम तो वैसे भी यूज़लेस है। तो इट्स बिल्कुल, जहाँ तक इसकी जी, जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस का ताल्लुक है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं। अब ये है कि इस सिलसिले में आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गवर्नमेंट ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो ये मुख्तलिफ जो उनकी वो है मुख्तलिफ शहरों में जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ होती हैं, ये बाकायदा बाय-लॉज़ मौजूद है, कानून मौजूद है कि जितने भी पब्लिक एक्सेस बिल्डिंग्स बनेंगी मुल्क भर में और सूबे में, वो ये मेक श्योर करेंगे कि वो हर किस्म के माज़ूरों के लिए एक्सेसिबल हो, कि कोई माज़ूर वहाँ पे आए, जैसे अगर कोई नाबीना शख़्स वहाँ पे आए एक बिल्डिंग में और वो एक छत से दूसरे छत में जाना चाहे, तो उनके लिए ऐसे लिफ्ट अवेलेबल हो जो टॉकिंग लिफ्ट्स हो। टॉकिंग लिफ्ट्स का होना ज़रूरी है कि वो लिफ्ट उनके साथ बात करे, कि जब वो बटन दबाए तो वो लिफ्ट उसको बताए कि मैं कौन-सा बटन दबा रहा हूँ, और वो जब वो एग्ज़ैक्टली, अपने फ्लोर पे पहुँच जाए तो लिफ्ट उसको वहीं पे ऐलान करे कि ये हम फलाने फ्लोर पे पहुँच गए हैं, ताकि उसको पता चले और वो आसानी से वहाँ पे निकल सके। इसी तरह उनके अंदर ट्रैक्स बनने चाहिए, जिनको फ़ॉलो करते हुए वो आसानी से अपने मंज़िल पे पहुँच सकते हैं। इसी तरह जो व्हीलचेयर बाउंड लोग होते हैं, तो अगर आप किसी भी बिल्डिंग में आजकल मतलब हमने देखा है कई ऐसे बिल्डिंग्स को जो कि अरबों रुपए खर्च करके बने हैं, उनमें एक व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। खुशी की बात ये है और खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज़ वेरी सीरियस इन दिस रिगार्डिंग दिस मैटर, और उन्होंने बाकायदा नोटिफ़िकेशन चीफ सेक्रेटरी साहब ने अब आज से 2-3 साल पहले नोटिफ़िकेशन की है, और उन्होंने सारे इदारों को बाउंड किया हुआ है कि जितने नए इदारे बने, वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल। इसमें हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हम जैसे इदारों की, जो कि अफ़राद बाहम मज़दूरी के लिए काम करते हैं, और अफ़राद बाहम मज़दूरी का खुद उनकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके गाँव, देहात, शहरों और इलाकों में जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन रही हो, जो भी इदारा वहाँ पे बन रहा हो, जो भी पार्क बन रहा हो, तो उनको चाहिए कि वो वहाँ का रेगुलरली विज़िट करें, वो जाके वहाँ देख लें कि क्या वो इदारा व्हीलचेयर एक्सेसिबल है कि नहीं है, वहाँ पे माज़ूरों का कोई ख़्याल रखा जा रहा है कि नहीं, ऐसे बाथरूम वहाँ पे छोड़े जा रहे हैं कि जहाँ पे व्हीलचेयर बाउंड बंदा अंदर जा सके और आराम से फ़ारिग होके निकल सके और वो उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो उनको ये हम अफ़राद बाहम माज़ूरी और उनके लिए काम करने वाले जितने लोग हैं, जो भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, मेरी सबसे सबसे ये अपील है कि वो खुदारा वो जाएँ और गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड। मसला ये है कि हमारे ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं विदाउट एनी डाउट, लेकिन गवर्नमेंट की भी लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं। गवर्नमेंट भी हर बिल्डिंग के ऊपर एक इंस्पेक्टर नहीं बिठा सकती है। तो वो इंस्पेक्टर अगर हम खुद बने और हम जाके हर बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग जहाँ भी बन रही है, हम वहाँ पे जाके बाकायदा उनसे बात करें और मालूमात लें और नक्शे देख लें उनके, और मुकामी जो हमारे इंतज़ामिया है, उनको जाके रिपोर्ट कर दें, और अगर वो कान नहीं धरते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हमारे लोग जो है ना, जाके अ, जो
कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाएँ और एफओपी से राबिता करें, फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक से राबिता करें और हम इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो भी मदद हो सकती है, हम करेंगे इंशाल्लाह। इस सिलसिले में एक और बात काबिल-ज़िक्र है और वो ये है कि जो एक्सेसिबिलिटी मॉनिटरिंग सेल है, वो गवर्नमेंट के ताउन से पीडीए या पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से हम उसको चला रहे हैं और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बहुत सारे इदारे जो कि आज एक्सेसिबल नहीं है, इंशाल्लाह फ्यूचर एक्सेसिबल होंगे। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ज़ाती तौर पर तो इसमें मुझे ये मुनीर सलाम साहब का सवाल है कि पर्सन विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ब्लड डोनेशन दे सकता है कि नहीं? मेरा ख्याल है कि ब्लड डोनेशन का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन जो हिस्सा पैरालाइज होता है लोगों का, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की थोड़ी-सी कमी बहरहाल ज़रूर होती है, कंप्रोमाइज़ होती है ब्लड सर्कुलेशन, मूवमेंट के ना होने की वजह से, टोन की कमी की वजह से। तो बहरहाल हम एनकरेज तो नहीं करेंगे कि खामखा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो अफराद बाहम मौजूद है कि वो भी जाके एक्टिवली इन्वॉल्व हो इस काम में, डोनेशन ऑफ ब्लड में और बार-बार खून देते रहें। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई इसमें ऐसी अगर वो सेहतमंद हैं और एज भी उस लिमिट में है जिसमें लोग ब्लड डोनेशन दे सकते हैं, तो बिल्कुल वो दे सकते हैं। लेकिन अगर अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। एफओपीन अच्छा, जी। सवाल ये है कि फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक्स ने ये कोरोना की जो लॉकडाउन के सिलसिले में जो मुश्किलात पेश आई, ज़ाहिर है कि आम आदमी की ज़िंदगी भी मुश्किल थी और है तो वी कैन इमेजिन कि अफराद बाहमाज़ूरी बेचारे जो कि वैसे भी हमारे मुआशरे में इतने सारे मुश्किलात का शिकार हैं, तो इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि कोरोना की वजह से उनके मुश्किलात डबल और क्वाड्रुपल हो गए हैं। बल्कि हम कुछ कन्फ्यूज़ भी हो गए हैं कि एक तरफ हम इंक्लूज़न की बात कर रहे होते हैं और एक दूसरी तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जब इंक्लूजन की बात करनी होती है तो हम इंक्लूजन की बात कर रहे होते हैं और जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करनी होती है, चूँकि अफ़राद बाहम मौजूरी को ज़्यादा चांसेस है कि वो इससे मुतासिर हो और ज़्यादा चांसेस है कि वो कोरोना की वजह से उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी कम होती है, एक्सरसाइज़ वग़ैरह इतने नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोग जो है ना वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो कोरोना से ज़्यादा मुतासिर हो और कोरोना के असरात उनके ऊपर ज़्यादा हो। तो मुश्किलात में तो इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि मुश्किलात थी और है। हमने क्या किया फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक्स ने इस सिलसिले में ज़ाहिर है हमारे कोई रिसोर्सेज़ तो है नहीं, कोई हमारे ऐसे रिसोर्सेज़ नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट हमें फंडिंग देती है, ना कोई इदारा हमें मुस्तकिल बुनियादों पर हम इवेंट्स के लिए और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें कहीं से कुछ फंड्स मिलें। इस सिलसिले में हमने कोशिश की इब्तिदान लेकिन हमें कहीं से किसी इदारे की तरफ से कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हमने खुद बिस्मिल्लाह करके अपनी तरफ से जो हम अपनी जेबों से डाल सकते थे पैसे और जो अपने दोस्तों से ले सकते थे। मेरे एक दोस्त जी जो कि अमेरिका में हैं, आप सब उनको अपनी दुआओं में याद रखें, उन्होंने हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त औरंगज़ेब खान हमारे साथी हैं, एटलांटा में होते हैं, अल्लाह उनको अजर दे। उन्होंने हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त ताउन किया इस सिलसिले में और साथियों ने खुद अपने अपने जेब खर्च से पैसे निकाल के और हमने तकरीबन 600 प्लस 611 लोगों को 611 अफराद बाहम माज़ूरी को हमने उनके घरों पर, उनके गाँव में 3000 प्लस के करीब के पैकेजेज़ बना के दिए। कहीं पर हमने 2000 का सामान खरीद के दिया और साथ में 1000 नकद दिए। कहीं पर सारा नकद पैसे दिए लोगों को, कहीं पर सामान खरीद के दिया। लेकिन 611 लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कर सके। इसके अलावा 17 डिस्ट्रिक्ट जी, ये तकरीबन 17 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम हमने किया था और गिलगित-बल्तिस्तान के कुछ लोगों के साथ हमने ताउन किया था और आज़ाद कश्मीर में भी कुछ लोगों के साथ ये ताउन की थी और इसमें हमने अ, ब बस जो हमारे सामने आया, जिनको हम एक आसानी से एक्सेस कर सकते थे और जो ज़्यादा डिज़र्विंग थे, बस उनको दिया। हमने ये नहीं देखा कि कोई एफओपी का मेंबर है कि नहीं है, कोई पैराप्लेजिक सेंटर का ग्रेजुएट है कि नहीं है,
कोई अपना है, पराया है, पश्तो बोलता है, उर्दू बोलता है, डज़न्ट रियली मैटर। हमने कोई नहीं देखा, हमने बस उनकी ज़रूरत को देखा और जहाँ पे हम पहुँचा सकते थे, वहाँ पे हमने पहुँचा दिया। फिर हमें एहसास हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर। तो हमने आईसीआरसी के साथ बात की, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, और थैंक्स टू आईसीआरसी कि उन्होंने हमारी बात को गौर से सुना और उन्हें ये एहसास हुआ कि यकीनन ये इस तरह वो भी इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक्स और पैराप्लेजिक सेंटर के थ्रू 500 मरीज़ों को, 500 अफ़राद बाहम माज़ूरी को, मरीज़ कहना तो जुर्म है मेरे ख़्याल में, आई एम सॉरी टू से दैट। तो अफ़राद बाहम 500 अफ़राद बाहम माज़ूरी को हमने बड़ी मुश्किल से उनके नंबर्स और उनके डेटा को जमा करके, एक बहुत मुश्किल काम था। सारी रमज़ान में हम इसमें लगे रहे, हमारे दोस्त इसमें वॉलंटियरली लगे रहे और हमने बड़ी मुश्किल से 500 लोगों का डेटा उनको प्रोवाइड किया और उनको पैसे मिलना शुरू हो गए, 10-10 हज़ार रुपए उनको वो दे रहे हैं। तो ये एक और बड़ी अचीवमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक्स और पैराप्लेजिक सेंटर के ताउन से हम इसमें कामयाब हो गए। सर जैसे कि तकरीबन 500 बंदों को वो आज मैसेजेस उनको मिल गए, जी। तो उनको ईद से पहले ईद मिल गई। इंशाल्लाह ईद से पहले बता रहे हैं इरफान के बहुत सारे लोगों को आज ही रिसीव हो गए हैं, कुछ लोगों को जो रिसीव नहीं हुए हैं, कुछ लोगों के नंबरों में कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड में प्रॉब्लम्स है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो 500 लोग हमने आइडेंटिफ़ाई करके दिए हुए हैं, इंशाल्लाह उन सबको ईद से पहले ईद मुबारक, और इनको इंशाल्लाह ये 10,000 रुपए आईसीआरसी की तरफ से, जो हमारे फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक्स और पैराप्लेजिक सेंटर के ताउन से उनको इंशाल्लाह मिलेगी। अर्थोसिस के बारे में मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है अर्थोसिस के बारे में? पोलियो को प्रोवाइड करते हैं? जी, जी, बिल्कुल। पोलियो के सवाल ये है कि हम क्या पोलियो से मुतासिरा लोगों को ऑर्थोटिक डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? तो ये मैंने इब्तिदान कहा था कि हम कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल रिहैबिलिटेशन करते हैं। हम इस बात पे नहीं बिलीव करते हैं कि किसी को फिजियोथेरेपी दें और रुखसत करें, किसी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की रुखसत करें, किसी को ऑर्थोटिक डिवाइस दें या किसी को व्हीलचेयर, नहीं, नहीं। वी बिलीव इन कॉम्प्रिहेंसिव इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। हमारा हम हर वो काम जिन लोगों को हम हैंडल करते हैं, जिन लोगों को हम यानी कि रिहैबिलिटेट करते हैं, हम कॉम्प्रिहेंसिवली रिहैबिलिटेट करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जो वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन सारे स्टैंडर्ड्स को हम पूरा करते हैं। पोलियो से मुतासिर अफराद जब हमारे पास आते हैं, तो उनको अगर ऑर्थोटिक डिवाइसेस चाहिए, तो हम ऑर्थोटिक डिवाइसेस दे देते हैं। उनको फिजियोथेरेपी चाहिए, तो हम फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर देते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। उनको सोशल वर्क हमारा उनको इवैल्यूएट करता है। वो देखते हैं कि और हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, और उनको ऑर्थोटिक डिवाइसेस बाकायदा नाप लेके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। व्हीलचेयर की ज़रूरत है, तो व्हीलचेयर प्रोवाइड करते हैं। पीएचडीज़ की ज़रूरत है, तो पीएचडीज़ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक हम करते हैं कि अगर कोई ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं या अफराद बाहम माज़ूरी हैं, जो अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन उनको वो फिर चला नहीं सकते इसलिए कि उनके पाँव में ताकत नहीं होती है, तो हम उनके लिए गाड़ियाँ भी पैराप्लेजिक सेंटर के अंदर, उसके अंदर अल्ट्रेशन करके, उनके कंट्रोल्स हाथों में लाके इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी गाड़ियाँ खुद चला सकें। तो हम कोई कसर छोड़ते नहीं है इस सिलसिले में। सारे जो उनकी ज़रूरतें होती हैं सारी, वो पूरी करते हैं। जी, ये सवाल है कि जिन लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है और वो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं या नहीं आए हैं या किसी वजह से नहीं आ सकते हैं, तो वो क्या करें? सबसे पहला जो काम है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो अपना स्किन केयर या अपने चमड़े का ख़्याल रखें। वो या अपने आप को बेड सोर्स या ज़ख्म बिस्तर से बचाएँ। तो ये सबसे जो इंतहाई ज़रूरी पॉइंट है, वो यही है कि वो हर 2 घंटे बाद अगर वो बेड पे लेटे हुए हैं, तो हर 2 घंटे बाद करवट बदलें। किसी सूरत में भी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हर 2 घंटे बाद वो करवट बदलें, हर 2 घंटे बाद करवट नहीं बदलेंगे, तो उनके ज़ख्म बनेंगे और ऐसे ज़ख्म बनेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता उसकी उन्हीं ज़ख्मों की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है और उनकी उनकी ज़िंदगी और उनके ख़ानदान की ज़िंदगी अजीरन हो सकती है। अगर वो व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं या किसी मतलब किसी भी सतह पे बेड के ऊपर या सोफ़े में या चेयर्स में या ज़मीन के ऊपर बैठते वक़्त बेड सोर से बचने का तरीका ये है कि वो हर 10 मिनट बाद अपने आप को ऊपर उठा लें। अगर वो व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं,
तो व्हील चेयर के ऊपर अपने आप को, व्हील चेयर के दोनों आर्म रेस्ट के ऊपर हाथ रख के अपने आप को ऊपर उठाएं और तकरीबन 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक ऊपर उठा के रखें, ताकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन जो अपने बॉटम के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज हो जाए और वहां पे ब्लड प्रेशर। तो कहने का मकसद ये है कि नंबर 1 काम जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीजों को जो यहाँ पे हम सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पैराप्लेजिक सेंटर में जब एक दफा लोग आते हैं तो उनको ये सारी चीजें हम तफसील में सिखाते हैं और तकरीबन 95% हमारे जो मरीज होते हैं वो कंप्लाई करते हैं और उनकी दोबारा फिर जख्म अल्हम्दुलिल्लाह बनते नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे पास नहीं आए हुए हैं या नहीं आ सके हैं, तो उनके लिए सबसे पहला ये वो है, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि वो अपने आप को जख्मों से बचाएं। उसका तरीका ये है कि बेड में हो तो हर 2 घंटे बाद करवट लें, और अगर चेयर में हो या बैठे हुए हों तो हर 10 मिनट के बाद प्रेशर को रिलीव करें। ये एक बात। दूसरी बात ये कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बार-बार पानी पिएँ। पानी पिएँ, जूसेस पिएँ, कहवा और चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि उनका सिस्टम जो है ना, उनका ब्लैडर साफ होता रहे और वो जो है ना उनके ब्लैडर के अंदर स्टोन ना बने और उनको यूटीआई बार-बार ना हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार-बार ना हो। इस मकसद के लिए और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिटेबल सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि ऐसे सख्त और कब्ज़ी चीज़ें ज़्यादा ना खाएँ और अपने आप को कब्ज़ ना होने दें। इसके अलावा तो बातें और बहुत सारी हो सकती हैं, ज़ाहिर है कि सारी बातें तो यहाँ पे नहीं की जा सकती हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें भी अगर आज के इस सेशन के बाद अगर जो लोग सुन रहे हैं और अगर कोई ऐसे साहब हैं जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और उनको ये कुछ हिदायत चाहिए, तो मैं जो 2 फर्स्ट और सेकंड पहले और दूसरी हिदायत मेरी तरफ से ये होगी कि पहले अपने आप को बेड सोर से बचाएँ, दूसरा अपने आप को बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाएँ और बेड सोर से बचने का तरीका है कि करवट लें बार-बार बेड में लेटे-लेटे 2 घंटे बाद, बैठे-बैठे हर 10 मिनट बाद और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि इनको बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो। और मज़ीद तफ़सीलात फिर किसी और सेशन में, मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें एक सेशन में नहीं हो सकती। और भी सवाल है तो उनके सर हम अकबर जवाब ज़्यादा आपका जैसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं एसएलसी के पेमेंट्स उनको मिल गए हैं जी, जी, जी। टीम्स को। जी, जी। अकबरज़ादा साहब ने कॉल वो राबिता किया हुआ है अपर दीर से कि उनको आईसीआरसी की जो पेमेंट है 10,000 वो मिल गई है, वो शुक्रिया भी अदा करना चाह रहे हैं। हम अकबरज़ादा साहब हमारे ग्रेजुएट हैं और हमारे एफओपी की भी मेंबर हैं, हमारे दोस्त हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से हमें सवाब कमाने का मौका मिला। और मोहम्मद इरशाद पूछ रहे हैं कि कॉर्डफिश को गर्मी ज़्यादा लगती है, इसके लिए क्या करेंगे कि गर्मी कम लगे? यार विसाल खुदा और ततप विसाल साहब तपूस की चीज कॉर्डिप्लीजी गर्मी ज्यादा की गुदी से कि नुदा और ततप लेना भाई जमान और बितख पुएगी विसाल न ज्यादा सुख पदी माने पुएगी विसाल खान खुद जमूंगा अगर मलगरे वो सॉरी मैं उर्दू पश्तो में अब विसाल खान तो हमारे वो साथी हैं, वो दोस्त हैं जो कि 1989 के ग्रेजुएट्स हैं, पैराप्लेजिक सेंटर के क्वाड्रिप्लीजिक हैं और माशाल्लाह वो एक ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्टिव और खुशहाल और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इतनी बड़ी माज़ूरी के बावजूद। एक तो हम सबसे पहले उनको सलाम करते हैं और दूसरी बात जो इन्होंने की है कि क्वाड्रिप्लीजिक्स को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस सिलसिले में वो क्या करें? मैं तो आउट ऑफ द हेड सिर्फ़ इतना बता सकता हूँ कि ज़ाहिर है कि जिन लोगों जो वेल टू डू लोग हैं और जिनका बस चलता है, तो वो तो ज़रूर अपने लिए एसी का या कम से कम वाटर कूलर का एयर कूलर का बंदोबस्त ज़रूर करें। वो मतलब ज़ाहिर है ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियाँ और फल ज़्यादा खाएँ, कोशिश करें कि वो ऐसी चीज़ें ना खाएँ जो कि गरमाइश जिससे की वजह से बढ़ती है। अपनी एनर्जी को सेव करके रखा करें, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना करें गर्मियों में और जो विसाल साहब और हमारे साथियों ने किसी ज़माने में बाकायदा एक जैकेट इजाद किया हुआ था और जो अभी जी, आइस जैकेट के ऐसे जैकेट्स बना लें अपने लिए कि जिनके अंदर आप आइस को क्रश करके डालें और वो फिर पहन के रखें। अगर आपको बाहर जाना पड़े, धूप में जाना पड़े या आपको कोई काम करना पड़े, तो आप आराम से उसकी वजह से आपका जिस्म ठंडा रहता है। क्योंकि क्वाड्रिप्लीजिक जो होते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होता है। पैराप्लीजिक्स का भी होता है, लेकिन क्वाड्रिप्लीजिक चूँकि हाई लेवल होते हैं और तो उनका बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मेरी सिंपल नसीहत ये होगी कि कोशिश करें जो हमारे भाई और बहनें
जो कि क्वाड्रिप्लीजिया का शिकार है, तो वो गर्मियों में कोशिश करें कि अपने आप को गर्मी से ज़्यादा गर्मी से बचाएँ। उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, कोई भी तरीका आपके लिए सूटेबल हो, कोई कुछ भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो ज़रूर किया करें। तासीर खान पूछते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के लिए कैथेटर ज़्यादा ज़रूरी है या कंडोम इस्तेमाल करना? तासीर खान बाजवा से पूछते हैं। जी, तासील खान का सवाल है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीजों के लिए कैथेटर ज़्यादा ज़रूरी है या कॉन्डोम? तो ये तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है। कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉन्डोम से एलर्जिक होते हैं और वो जब कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं तो बस बंद देगा बस खैर। जो लोग कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं तासील खान भी हमारे ग्रेजुएट हैं, बाजोवट से ताल्लुक़ है, माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव आदमी है और ये जो सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, हम तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं और माशाल्लाह इनकी अपनी नॉलेज का कोई मसला नहीं है। मुझे पता यकीन है कि इनको ये सारे सवालों के जवाब मालूम हैं। वो चाहते हैं कि और भी लोगों को इसके बारे में मालूमात हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तो रिकमेंड करते हैं कि जो लोग कॉन्डोम यूज़ कर सकते हैं, वो कॉन्डोम यूज़ करें, लेकिन साथ-साथ वो इंटरमिटेंट कैथेटर भी दिन में कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर यूज़ किया करें, ताकि उनका जो 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 ब्लैडर के अंदर रेज़िडुअल वॉल्यूम जो है, वो ना बढ़े और उनको बार-बार इन्फेक्शन ना हो। लेकिन कुछ लोग बहरहाल कॉन्डोम से एलर्जिक होते हैं, उनको ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं या फिर वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों की फिर मजबूरी होती है कि वो इंटरमिटेंट कैथेटर ही इस्तेमाल करें। लेकिन अदरवाइज़ दोनों का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल हो सकता है और दोनों की कॉम्बिनेशन ही को इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख़्याल में ये इस सिलसिले में एमसी भी ज़्यादा लोग यूज़ करते जी, हैं। जी। प्रेशर से करते हैं, डिपेंड करता है। जी, बिल्कुल। तो बहरहाल इस सिलसिले में ये तो चूँकि ऐसे सवाल हैं, आज का तो हमारा काम जो प्रोग्राम था, इसका मकसद तो हमारा अफ़राद बाहम माज़ूरी की मुख्तलिफ़ मसाइल को एड्रेस करना था। ये बड़े स्पेसिफ़िक्स में आप जा रहे हैं, बड़े छोटे-छोटे जो मसले हैं, इस सिलसिले में हम सिर्फ़ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो कॉम्प्लिकेशंस है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ों को जो घरों में मुश्किलात का सामना होता है, तो हम किसी और प्रोग्राम में इसके ऊपर तैयारी करके बाकायदा इंशाल्लाह हम आपसे डिटेल में बात कर सकते हैं। जी, डॉक्टर इशफाक हमारे एक यूरोलॉजिस्ट हैं, एक नौजवान यूरोलॉजिस्ट है, बड़ा प्रॉमिसिंग आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जज़्बे और जुनून वाला आदमी है। इंशाल्लाह उनको भी हम मदऊ करेंगे, किसी दिन वो आके इस पे तफ़सीली और हमारे बाकी जो लोग क्लिनिकल हमारा स्टाफ़ है, मैं तो इस वक़्त ज़्यादा मेरी तवानाइयाँ और मेरा वक़्त जो है ना वो मैनेजमेंट और इस तरह के और इश्यूज़ में मेरा सर्फ़ होता है। तो इंशाल्लाह मज़ीद तफ़सील में इस सिलसिले में और प्रोग्राम हम करेंगे। इंशाल्लाह हमने शुरू किया हुआ है, ये एक किस्म से वो सतरपोशी जो है ना वो ख़त्म हो गई है सोशल मीडिया की, तो इंशाल्लाह जब हमने शुरू किया हुआ है तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस तरह के प्रोग्राम रेगुलरली करते रहेंगे। और कोई सवाल? 9 बज गए हैं, इजाज़त जी, चाहते हैं। चलें जी, 9 बज गए हैं, हमारा टाइम पूरा हो गया है। आप सब दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मुल्क भी, हमारे मुल्क का शुमार भी उन मुल्कों में होगा, जहाँ पे अफ़राद बाहम माज़ूरी को बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वो तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तमाम तर सहूलतें मुहैया होती हैं, जो कि एक आम आदमी को मुयस्सर होती है और वो दिन आएगा इंशाअल्लाह कि हम सब मिलकर एक इन्क्लूसिव और एक्सेसिबल और एक एजुकेटेड सोसाइटी में रहेंगे इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में हमारा जिहाद जारी रहेगा। आप सबकी दुआओं का के लिए के हवाले से मैसेज आप सबकी दुआओं के लिए आपसे दरख़्वास्त है दुआओं की। अब क्या ईद के हवाले से एक मैसेज दे दें और क्लोज जी ईद के हवाले से इंजीनियर इरफान कह रहे हैं कि एक मैसेज दे दें। तो ईद को सबसे पहले तो आप सबको आइंदा आने वाला ईद मुबारक हो। ईद के हवाले से ये है कि ईद के ऊपर आप लोग एक्टिव रहें, घरों पे ना बैठें, गमी अपने अपने अड़ोस-पड़ोस में जितने लोग हैं, जहाँ-जहाँ पे आप जा सकते हैं वहाँ जाएँ। आप लोग अपने यानी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उसका ज़रूर ख़्याल रखें। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है ना वो जज़्बात में आके और गले मिलना शुरू कर दें। ये अभी जब तक लॉकडाउन है, जब तक सोशल डिस्टेंसिंग के इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से है, उस वक़्त तक आपस में सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए अपनी तमाम तर सोशल एक्टिविटीज़ को आप रखें। हम चाहते हैं, हम इसके अंदर एक बैलेंस स्ट्रक करना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, खामख़ा हम कोरोना को ये मौका ना दें कि वो हम हमारा शिकार करे
उसको भी मौका ना दें, एट द सेम टाइम हम डिसेबिलिटी को भी मौका ना दें कि वो हमारी एबिलिटी के ऊपर गालिब आ जाए। हमारी एबिलिटी को डिसेबिलिटी के ऊपर इंशाल्लाह गालिब आना होगा और यही हमारा एम है। बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।